नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। आपने टॉपिक देख लिया है। टॉपिक हमारा है टीजीटी जेबीटी और एचपीपीएससी एचपीआरसीए की अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, इवन ऑल ओवर इंडिया से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और स्पेशली आपके लिए रहता है पॉलिटी सेशन। अगर पॉलिटी आपके एग्ज़ाम में आता है तो पॉलिटी के लिए आप कौन कौन सी बुक्स आप ले सकते हैं, और उन बुक्स का निचोड़ में लेकर आया हूँ। मैं ये प्रयास करने वाला हूँ आज के इस क्लास के अंदर कि अगर आप रिवीजन पर्पस से देखोगे तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। अगर आप इसको बेसिक एग्ज़ाम से पहले देखोगे तो किस तरह से आपकी जो प्रिपरेशन होगी, किस तरह से आप तैयारी करेंगे, तो वो आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। पॉलिटी क्लास की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले कुछ बुक्स को आपको लेकर चलना होता है। पॉलिटी के जो आपके टॉपिक है किन बुक से आपके कवर होंगे, पहली जो बुक आप लेंगे वो लेंगे आप लक्ष्मीकांत की। लक्ष्मीकांत की बुक है, लेटेस्ट जो एडिशन रहेगा वो आपने देख लेना कौन सा है, जिस हिसाब से आप क्लास लो। दूसरी जो बुक मैं ले रहा हूँ पॉलिटी के लिए वो मैं ले रहा हूँ राजेश मिश्रा की। जो मैं सोर्स आपके लेकर आ रहा हूँ वो दो बुक्स आपके फिलहाल है। तीसरा जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो है पीजीटी के जो एग्ज़ाम हुए हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उनमें पीजीटी के अंदर जो पॉलिटी की जो क्लासेज है वो किस हिसाब से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और लेवल की अगर मैं बात करूँ, लेवल में आपके पास यहाँ पर ना तो इजी रखने वाला हूँ ना ही हार्ड, हम मॉडरेट लेवल पर बात करेंगे। मैं आपसे प्रश्न पूछता रहूँगा और साथ में मैं एक और चीज़ का ध्यान विशेष तौर पर रखूँगा कि आप किसी भी तरह से ये सोचकर ना बैठे कि आप क्लास में हो। हम जो यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टोरी मेथड, आपको मैं पूरी की पूरी कंप्लीट पॉलिटी आपको मैं बता दूंगा, पूरी एक स्टोरी में सुनाऊंगा कि किस तरह से इंडियन पॉलिटी जो आपकी बनी है वो कहानी के माध्यम से आप इसको समझेंगे। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कोशिश ये करना कि साथ साथ उसको आप लिखते जाओ। जैसे मैंने आपको जिक्र किया इस बात का कि हम यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हम एम लक्ष्मीकांत की बुक से करेंगे और उसमें बहुत से जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये आपके पास मानकर चलिए कि जब क्लास आप देख रहे हो तो ऐसे समय क्लास ना देखिए जब आप ट्रेवल कर रहे हो या फिर आपके पास नोटबुक नहीं है। कोशिश ये करना एकांत में आराम से इसको स्टोरी की तरह सुनना, और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक क्लास के अंदर हो। हम यहाँ पर स्टोरी के माध्यम से तथ्यों को जोड़ेंगे और उसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं जो डाटा आपका रहता है उस पर भी आपके पास चर्चा जरूर करेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क की जब भी बात की जाती है, अगर हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ आपकी ये बुक स्टार्ट होती है, जिसमें सबसे पहले आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया जाता है। अब इंडियन पॉलिटी है, निस्संदेह आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि पॉलिटी जब है तो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका आएगा, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कुछ इसका बैकग्राउंड होगा। तो ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड है वो कैसे बना, उसके लिए लक्ष्मीकांत आपकी जो बुक है उसमें क्या आपके तथ्य बताए गए हैं। उसमें आपको बताया गया है कि आपके पास इसमें कुछ एक्ट आपके देखने को मिले जो कि आपके पास दो भागों में डिवाइड रहते हैं। एक भाग को हम कहते हैं कि जब आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसके समय कुछ एक रूल बने, कुछ आपके पास उस समय जो है नियम कायदे कानून बनाए जाने थे, कुछ इस तरह की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने का प्रयास किया गया जिससे आपके पास जो है सुचारू रूप से कानून व्यवस्था चलती रहे। पहला भाग तो आपके ये माना जाता है। दूसरे भाग की अगर मैं बात करूं तो दूसरा भाग आपके जो माना जाता है वो माना जाता है ब्रिटिश शासन का जो अंत हो जाता है, और ब्रिटिश शासन में कंपनी का जो अंत होता है स्पेशली। हालांकि ब्रिटिश शासन का अंत तो लगभग आपके पास ये मानकर चलिए कि ब्रिटिश शासन का जो अंत होता है वो आपके कब देखने को मिला, जब आपके पास 1947 में भारत आपके आज़ाद होता है। तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उस समय ब्रिटिश शासन पूरी तरह से भारत से खत्म हो गया। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत पूछा जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अंत है वो 1958 में हमें देखने को मिला। उस समय एक भारत शासन अधिनियम आपके आता है, इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो जाता है। उसके बाद जो है 1947 तक शासन जो रहता है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में रहता है। तो ये चर्चा जो हम कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कर रहे हैं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ एक तथ्य आपके देखने को मिलते हैं, ध्यान से देखना। अभी मैं थोड़ा सा आपको धीरे में करवा रहा हूँ, बाकी इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट में क्लियर करके आपके नहीं चलूँगा, सिर्फ आपको चीज़ें मैं बताते चला जाऊँगा कि क्या चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट एक्ट में सबसे पहले जो हमें एक्ट देखने को मिला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट की अगर हम
संक्षिप्त रूप में चर्चा करें तो आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, जो बंगाल के पहले गवर्नर हुआ करते थे, देखना याद रखना, बंगाल के गवर्नर, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल के गवर्नर, गवर्नर एक वर्ड है, ठीक है, ये बंगाल के गवर्नर थे। बंगाल के गवर्नर 1773 के एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल बनते हैं। तो एक फैक्ट तो आपको यह पता होना चाहिए इस एक्ट के माध्यम से। अब यहां पर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि किस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये था 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। अच्छा चलिए, ये बात आपकी ठीक हो गई, आपको ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे ये रेगुलेटरी एक्ट आया, जब पहले आपके बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मद्रास थी, बंबई थी, ये तीनों प्रेसिडेंसियां अलग अलग रूप में शासन कर रही थी। जितनी शक्तियां आपके पास बंगाल के गवर्नर के पास थी, वही शक्तियां बंबई के गवर्नर के पास भी देखने को मिली, वही मद्रास के गवर्नर के पास भी शक्तियां देखने को मिली। लेकिन जैसे ये एक्ट आता है, इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को ज्यादा शक्तियां आपके मिल गई, क्योंकि उसके गवर्नर के आगे एक वर्ड लग गया, गवर्नर जनरल। जैसे ये जनरल वर्ड आपके लगा, इसके माध्यम से बंगाल और जो आपके पास बंबई है, मद्रास है, अलग अलग रूप से जो आपके ये कार्य कर रही थी, अलग अलग रूप से इनको वैधानिक शक्तियां थी, अलग अलग रूप से सैनिक शक्तियां इनके पास नहीं थी। तो ऐसे में बंगाल के गवर्नर जनरल को अधिक शक्तियां आपके प्रदान की गई, और बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी, उनकी शक्तियां अब निहित हो गई बंगाल के गवर्नर जनरल में। तो एक फैक्ट तो हमें लग गया 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से, ये बात हमें पता लग गई। और हम क्या देखते हैं कि जैसे ही आपके पास बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, ये किसके समय आया था, वॉरेन हेस्टिंग के समय। जबकि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता बंगाल का गवर्नर, पहला बंगाल का गवर्नर तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट बंगाल का गवर्नर कौन था, ये था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आपके पास पहले बंगाल के गवर्नर आपके देखने को मिलते हैं। जबकि हम बात करें पहले गवर्नर जनरल के बारे में, तो फिर हमें कौन देखने को मिलते हैं, वॉरेन हेस्टिंग हमें यहाँ पर पहले बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, दूसरे तथ्यों पर हम बात कर लेते हैं। दूसरा तथ्य, एक एक चीज बताऊंगा, जैसे मैंने 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से एक फैक्ट आपके ये बता, और भी इसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसके माध्यम से पहली बार आपके पास जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने का प्रयास किया था इस एक्ट के माध्यम से। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि ये क्लास आपके पास एज ए डेमो, एज ए रिवीजन आप इसको ले सकते हैं, और थोड़ा सा आप इसमें ये समझ सकते हैं कि पॉलिटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कैसे करें, क्या क्या चीज़ें लेकर चले। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने एक्ट की बात की, पहला एक्ट हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट। अब वैसी एक्ट आता है 1784 का। 1784 का जो एक्ट है, इसको क्या कहा जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट। इससे पहले एक और एक्ट आया था 1781 में, इसको कहा जाता है जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि 1773 में कुछ एक कमियां हमारी रह गई थी। और कमियां किसकी, कमियां आपके पास किस तरह से भारत में प्रशासनिक सुधार किए जाए, वो कुछ कमियां हमें देखने को मिली। उस कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आपके आता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आपके इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट जब पहली बार आपके भारत में आया, तो यहां से द्वैध शासन की नींव आपके रखी। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, द्वैध शासन की जो नींव है, ये किस एक्ट के माध्यम से पहली बार आपकी पड़ती है। तो द्वैध शासन की नींव 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से पड़ती है। इसमें जितने सैनिक और व्यापारिक कार्य थे, उन दोनों को अलग अलग किया गया। दोनों को अलग अलग करने का पृथक काम जो किया था 1784 के एक्ट के माध्यम से। एक और प्रश्न आपके बनने की संभावना रहती है कि पहली बार जो है भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का जो क्षेत्र है, किस एक्ट के माध्यम से कहा गया, तो ये 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ये देखा हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1784। इससे संबंधित एक फैक्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं 1833 का एक एक्ट आता है, जिसको हम 1833 का चार्टर अधिनियम कहते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हमने देखा कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को, यानी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने। उसी तरह 1833 का जो चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट 2-3 आए हैं, ऐसा नहीं कि 1833 में आपके आया, 1831 में भी आया था।
ये आपने ध्यान रखना। तो इस विषय में जो है आपको पहले से ज्ञात होना चाहिए कि 1833 में भी चार्टर एक्ट आया है, 1813 में भी आया था, लेकिन हम 1833 की बात कर रहे हैं। तो इस एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। अब यहाँ पर जैसे ये पदनाम बदला, पदनाम आपके पास क्या मिल गया, भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत का गवर्नर जनरल है, उसका जो अधिकार क्षेत्र था बंगाल तक के एरिया तक सीमित था, इसको विस्तृत करके आपके बना दिया गया भारत का। अब अगर इसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया है तो निस्संदेह आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाने पर उसकी शक्तियों में आपके पास वृद्धि हुई है, तो निस्संदेह आप ये मान सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर से जब उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो इसमें भी आपकी शक्तियों में उसको और प्रमुखता प्रदान की गई, उसकी शक्तियों में वृद्धि की गई। तो हमारे किसके समय आपके देखने को मिलता है, तो जब हम बात करेंगे 1833 के चार्टर एक्ट की, ये हमें देखने को मिलता है। उस समय कौन था, विलियम बेंटिक था 1833 में। और विलियम बेंटिक के समय एक दो घटनाएं और घटी, जैसे कि सती प्रथा का अंत आपके होता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, इसको आपने याद रखना। राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है सती प्रथा का अंत किया था, लेकिन उस समय ये भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, ये आपने याद रखना। प्रश्न कैसे पूछा जाता है, भारत के जो है भारत के नाम होकर बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा का अंत होता है, तो ये विलियम बेंटिक है। जबकि विलियम बेंटिक का नाम हम किस में देखते हैं, पहले फर्स्ट भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन आपके पास है, विलियम बेंटिक है। जबकि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी कौन है, ये भी विलियम बेंटिक है, क्योंकि विलियम बेंटिक के समय आपके पास ये एक्ट आता है और इस एक्ट के माध्यम से हम क्या देखते हैं, इस एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके ऊपर आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। इसके अलावा आपके पास मैंने एक और घटना आपके यहाँ पर क्या बताई कि 1829 में आपके पास जो है सती प्रथा का अंत होता है, और इस सती प्रथा का जो अंत है वो राजा राममोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने किया था, जब वो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे। तो 1833 के चार्टर एक्ट से हमने ये महत्वपूर्ण एक दो तथ्य देखे। आगे चलते हैं, आगे और बात करते हैं। ये मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं बता रहा हूँ जो कि हमारी इंडियन पॉलिटी को आगे समझने में कहीं ना कहीं मदद हमें प्रदान करेंगी। फिर आता है 1853। 1853 का चार्टर अधिनियम। अब ये क्या है, 1833 के चार्टर अधिनियम में एक चीज आपने याद रखनी, 1854 एक समिति गठित होती है, मेकाले समिति। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, मेकाले समिति जो कि हम देखते हैं जो भारत में भारत लोक सेवा आयोग है, जिनको यूपीएससी जिसको आप कहते हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके पीछे कहीं ना कहीं इस मेकाले समिति की रिकमेंडेशन आपकी थी। किसने रिकमेंड किया था, मेकाले समिति ने ये रिकमेंडेशन दी थी। और मेकाले समिति जो आपके आई थी वो 1853 के चार्टर अधिनियम के आधार पर आपकी ये देखने को मिली। तो एक तथ्य हमने 1853 के चार्टर अधिनियम से हमने देखा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 तक आते आते एक बीच में घटना घट जाती है 1857 में। सभी को पता है 1857 में एक रिवॉल्यूशन आपके देखने को मिला, जिसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम तक आपके कहा गया है। तो यहाँ पर 1857 में जैसे ही आपके पास ये 1857 की क्रांति होती है, इस क्रांति से कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये आभास हो जाता है कि अब शासन आपके ज़्यादा लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में आपके पास जब इसको कुचला गया, 1857 के विद्रोह को जब कुचल दिया गया, ब्रिटिश सरकार 1858 तक एक अधिनियम लेकर आई, इसको कहा जाता है भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कब हुआ, 1858 में। अच्छा, एक और घटना याद रखना, 1857 का जब ये रिवॉल्ट हो रहा था, उस समय एक दो व्यक्ति ऐसे रहे जो कि बड़े महत्वपूर्ण रहे। जैसे जिसने आपके पास जो रानी लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई का जो युद्ध हुआ था, ये किस व्यक्ति के साथ हुआ, किस अंग्रेज अधिकारी ने इसको कुचला था, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। हीरोज थे, उन्होंने जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनको भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जो पहली लड़ाई हुई थी 1857 की, जिसको आपके कहा जाता है, इसमें एकमात्र जो है अकेली जो है क्रांतिकारी, मर्द क्रांतिकारी के रूप में संज्ञा ली थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है, अगर इसको याद रख सको तो रख लेना।
अच्छा, फिर 1858 का अधिनियम आया। इस अधिनियम के माध्यम से भारत का जो है गवर्नर जनरल था, कौन आपके पास था? ये किसके समय हुआ था रिवोल्ट? 1857 का केनिन के समय हुआ था। और केनिन के समय ही आपके पास हमें क्या देखने को मिला कि केनिन के समय ही आपके पास ये अधिनियम भी आता है, और केनिन ही आपके पास भारत के पहले वायसरॉय के रूप में आपके जो है पदनाम के रूप में अपना पदभार संभालते हैं। और शासन सीधे किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। जब ये शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला तो एक इंग्लैंड में नए पद का सृजन हुआ। तो इंग्लैंड में राज्य सचिव का एक पद आपके रखा गया भारत के लिए। भारत का एक राज्य सचिव होगा। इस राज्य सचिव पद का जो है कहां से प्रारंभ होता है? यह प्रारंभ हमें देखने को मिला 1858 के अधिनियम के माध्यम से। यह बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, यह वाला याद रखना। इंग्लैंड में भारत का एक राज्य सचिव होगा। इस नए पद का सृजन हमें 1858 के अधिनियम में देखने को मिलता है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, आपने सुना होगा, जैसे हम आगे चर्चा कर ही रहे हैं और भी हम देख लेते हैं, समझ लें आप इस बात को। 1919 और 1909, 1909 में हमें क्या देखने को मिला? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और 1919 में हमें क्या देखने को मिला? मॉन्टेग्यू जेम्सपोर्ट सुधार अधिनियम। दोनों सुधार अधिनियम जो थे वो किस बात से संबंधित थे? इन दोनों व्यक्तियों के नाम आप देख लीजिए, जैसे मार्ले और मिंटो। मार्ले और मिंटो, मिंटो क्या थे? मिंटो भारत में वायसरॉय थे। और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में भी हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि 1909 का जो अधिनियम आया था, जिसको हम मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं, जॉर्ज मार्ले जो थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव के रूप में नियुक्त व्यक्ति थे। मिंटो भारत में वायसरॉय थे। इन दोनों के समय हमें क्या देखने को मिला? पृथक निर्वाचन जो आपके पास है, यानी कि आपके पास ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए कि आपके पास जो मुस्लिम व्यक्ति कोई खड़ा होता है, उसको जो आपके मतदान देने का जो अधिकार होगा वो मुस्लिम कम्युनिटी को ही होगा। यहां पर संप्रदाय के आधार पर जो बांटने का काम है वो इस अधिनियम ने किया है 1909 के। ये किसके समय आया था? मिंटो का समय। इसी कारण मिंटो को सांप्रदायिक जो है निर्वाचक के जनक के रूप में भी आपके पास, निर्वाचन के जनक के रूप में हम जानते हैं। तो मार्ले आपको लग गया भारत में जो है, भारत के लिए जो है इंग्लैंड में एक राज्य सचिव का एक पद हुआ करता था, जिस पर आपके उस समय जॉर्ज मार्ले आपके देखने को मिलते हैं। मिंटो भारत में वायसरॉय थे। तो ये जॉर्ज मार्ले जो आपके पास इंग्लैंड में राज्य सचिव आपके पास है भारत के, इस पद का सृजन हमने कहाँ देखा? 1858 के अधिनियम के माध्यम से। फिर आपकी घटना आती है 1919 की। 1919 में हमने क्या देखा? 1919 में आपके मॉन्टेग्यू जेम्सपोर्ट। तो जेम्सपोर्ट तो आपके पास भारत के वायसरॉय के रूप में कार्यरत थे। 1919 की बात है। इन्हीं के समय 2-3 घटनाएं आपके घटती हैं, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड घट गया, पता आपको होगा। तो मॉन्टेग्यू आपके पास कौन है? मॉन्टेग्यू आपके पास इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव के रूप में आपके नियुक्त व्यक्ति हैं। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जो ये राज्य सचिव का पद है, ये 1858 के अधिनियम में जब भारत के वायसरॉय आपके बन रहे थे, भारत के वायसरॉय के रूप में पहले व्यक्ति लॉर्ड कैनिन थे। तो भारत के जब वायसरॉय पहले लॉर्ड कैनिन आपके बने, तो पहले भारत के राज्य सचिव का पद की यहाँ पर शुरुआत होती है। और इसमें हम 2 आपके राज्य सचिव के बारे में मुख्यतः वर्णन देखते हैं। एक 1909 के अधिनियम में हमें राज्य सचिव के पद के नाम या व्यक्ति के बारे में पता चलता है, और दूसरा हमें जो 1919 के अधिनियम में। तो दोनों व्यक्ति आपके पास, चाहे आपके पास जो है मार्ले हो, चाहे आपके पास मॉन्टेग्यू, ये दोनों व्यक्ति जो है इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव के रूप में नियुक्त व्यक्ति थे। आपके लिए मैं प्रश्न देता हूं, पहले भारत के राज्य सचिव कौन व्यक्ति थे? अब ये आप फाइंड आउट कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे जो आपको मैं स्थिति समझा रहा हूं, इंडियन पॉलिटी का जो आपको मैं ऐतिहासिक बैकग्राउंड की जो बात की जाती है उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या आपके एफर्ट इतने हैं कि आप इसके ऊपर गंभीर रूप से चर्चा कर सकें और बहुत डिटेल में जाकर आप इन तथ्यों के बारे में समझ सकें? अभी तक हमने किसकी बात की थी? अभी तक हमने बात की है भारत में जो है ऐतिहासिक बैकग्राउंड कैसे आपके देखने को मिलता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडियन पॉलिटी कैसे आपकी यहाँ पर शुरुआत होती है। अब जब हम 1919 तक आ गए, फिर हमें देखने को मिलता है 1935 भारत शासन अधिनियम, जो वर्तमान में भारत का संविधान है। इस संविधान की कार्बन कॉपी कहा जाता है। 1935 का जो अधिनियम है, 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान की कार्बन कॉपी है, या 1935 का अधिनियम जो है वो कार्बन कॉपी है भारतीय संविधान वर्तमान में जो है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि अधिक तथ्य 1935 के अधिनियम से आपके लिए गए हैं। अब मैं 1935 के अधिनियम पर वो चर्चा नहीं करूंगा जो आपकी किताबों में है,
मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि 1935 का जो अधिनियम आया ये कैसे आया, इसके पीछे क्या स्टोरी है और कैसे इसको आप समझने का प्रयास करेंगे कि आपकी इसको कार्बन कॉपी क्यों कहा गया है, इसके पीछे क्या क्या चीजें हुई, इस पर चर्चा करते हैं। और कुछ एक घटनाएं हमारी जो घटी, अगर हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देखें, भारतीय जो है इंडियन जो आपके पास नेशनल मूवमेंट के अंदर हमें कुछ घटनाएं देखने को मिली और कुछ एक जो अधिनियम आए उसका क्या आपके पास इसका तात्पर्य रहा या इसके क्या क्या आधार रहे, ये मान के चलते हैं। 1935 भारत शासन अधिनियम आता है और भारत में एक प्रशासनिक सुधार के लिए पहला कदम इसको माना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि 1935 का अधिनियम आपके सीधा आ गया और ये आधार बना। इससे पहले अगर आपको याद हो 1927 की एक चर्चा हम करते हैं। 1927 में क्या हुआ, साइमन कमीशन का गठन आपके होता है ब्रिटेन में। हालांकि बंबई पहुंचते पहुंचते 1928 आपके हो जाते हैं। इसमें विशेष जो है कोई दिनांक है, कोई तिथि है, उसका जिक्र मैं नहीं करूंगा क्योंकि फिर आपके बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मैं ईयर के वाइज आपको बता दूंगा, इस घटना में आपको बताता चलूंगा, उसको आप रिलेट करते चलना और समझते चलना कि एक्चुअल में हुआ क्या क्या। 1927 में एक आपके पास साइमन कमीशन का गठन होता है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में होता है, तो इसका नाम साइमन कमीशन आपके पड़ता है। दूसरी बात, 1928 में ये बंबई पहुंचता है। जैसे ये बंबई पहुंचा वैसे यहाँ पर आपके पास शुरू हो गए धरने। और धरने क्यों शुरू हो गए, क्योंकि इसके अंदर जितने भी आपके पास सदस्य थे सभी कैसे थे, अंग्रेज थे। इसी कारण इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। एक बात ये समझना, आपको मैं ये समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं कि ये कमीशन आया और कमीशन में कौन सदस्य थे क्या थे। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 1935 का अधिनियम कैसे अस्तित्व में आया, इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। बस आधार ये आपके पास थोड़े से हम पीछे लेकर चल रहे हैं ताकि आप इसको कंक्लूड कर सकें। अच्छा, बात करते हैं वापस 1928 की। 1928 में ये साइमन कमीशन आपके भारत पहुंचता है और बंबई पहुंचता है। क्या उद्देश्य लेकर आया, उद्देश्य था भारत में प्रशासनिक सुधार किया जाए। और प्रशासनिक सुधार कैसे होंगे, एक व्यवस्थित ढंग से होने चाहिए। भारतीयों के लिए कौन से कायदे कानून होने चाहिए, किस तरह से आपके पास भारतीयों की जो व्यवस्था है भारत के अंदर रहकर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके, जो नियम और कायदे कानून है किस आधार पर आपके वो बनाया जाए, इसकी समीक्षा के लिए आपके पास साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। और 1928 में ये भारत आपके पास टीम पहुंचती है। जैसे ये भारत आई वैसे इसके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी आपके शुरू होती है, क्योंकि प्रशासनिक सुधार करना था। और भारतीयों की मुख्यतः क्या मांग थी कि प्रशासनिक सुधार आप भारत में कर रहे हो, भारत के लोगों के लिए कर रहे हो, तो इसमें भारत के लोगों का होना जो है आवश्यक है। बिना भारत के लोगों के आप प्रशासनिक सुधार कैसे कर सकते हो। यानी कि आपके पास जो व्यक्ति भारत में रहे ही नहीं है, भारत की वास्तविक स्थिति का जिन्हें अनुमान ही नहीं है, वो व्यक्ति भारत के लिए कैसे प्रशासनिक सुधार से संबंधित एक अधिनियम तैयार करेंगे, एक आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल आपके तैयार करेंगे, भारत के लिए संविधान तैयार करेंगे। इससे संबंधित आपके पास जो है जगह जगह पर आपके क्या हो गया, एक विद्रोह की ज्वाला आपके फूट गई। अब ऐसी ज्वाला के अंदर आपने सुना होगा लाला लाजपत राय लाहौर में जो आपके पास इसका नेतृत्व कर रहे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लग रहे थे। इस तरह से आपके पास यहाँ पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। उसी प्रदर्शन के अंदर हम देखते हैं कि लाहौर में लाला लाजपत राय की सिर पर लाठीचार्ज होता है और उनकी मृत्यु आपके हो जाती है। ये सारी घटनाएं घटी। अब जैसे ही 1928 में ये सब कुछ हो रहा था, अब इसी साइमन कमीशन ने क्या किया, एक और इसका अलग पहलू मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे साइमन कमीशन भारत आता है प्रशासनिक सुधार के लिए, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया, वैसे ही मुस्लिम लीग ने भी इसका बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस ने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट आपके प्रस्तुत कर दी। उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा, फिर और ज़्यादा वाइड आपके एरिया हो जाएगा। हम पॉलिटी तक सीमित रहेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम नहीं जाएंगे। आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा 1935 कैसे अस्तित्व में आया। कांग्रेस ने एक आपके पास नेहरू रिपोर्ट अलग से पेश कर दी, इससे जो है असहमति के आधार पर। हालांकि उससे कुछ हुआ नहीं। बाद में उसी नेहरू रिपोर्ट को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता की अध्यक्षता में जो आपकी रिपोर्ट बनी थी उसको खारिज कर दिया, वो अलग विषय है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1930 में। साइमन कमीशन की जो कमेटी थी उन्होंने कुछ एक चर्चाएं की, घूमे फिरे और थोड़ी सी जांच पड़ताल करने के बाद 1930 में एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए आप क्या देखते हैं कि इंग्लैंड में जाकर आपके पास क्या होता है,
फर्स्ट राउंड में कॉन्फ्रेंस आपके आयोजित की जाती है, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन सुना है आपने 1930 में। ये 1930 में जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, ये किसके ऊपर चर्चा करने के लिए हुआ था? भारत में प्रशासनिक सुधार संबंधी जो रिपोर्ट आपके सबमिट की थी साइमन कमीशन ने। 1930 में पहला होता है, 31 में दूसरा होता है, 31 के लास्ट तक आपके पास तीसरा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल 3 राउंड में कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड में कॉन्फ्रेंस होती है इंग्लैंड में। और इसमें प्रश्न क्या बनता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था, ऐसी कौन से जो है आपके पास गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस की ओर से भाग लेने के लिए गांधी जी गए थे? तो सेकेंड राउंड में कॉन्फ्रेंस ये देखने को मिलती है जिसमें गांधी जी गए थे। इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी चर्चा आपके हो सकती है कि गांधी जी किसके कहने पर गए थे। तो एक मीटिंग हुई थी 1935 को, ये विशेष तौर पर जो है 5 मार्च आपके पास याद रखना इस तिथि को। 5 मार्च 1931 को एक आपके पास मीटिंग होती है गांधी जी और उस समय जो तत्कालीन जो है भारत के वायसरॉय के रूप में लॉर्ड इरविन, गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता हम कहते हैं। इस समझौते के आधार पर गांधी जी सेकेंड राउंड में कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो सेकेंड राउंड में कॉन्फ्रेंस में गए। हालांकि गांधी जी और अंबेडकर के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है। विवाद का क्या कारण रहा? विवाद का कारण रहा कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि भारत जो है संप्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र हर एक जो है आरक्षित वर्ग को दिया जाए, ऐसा गांधी जी नहीं चाहते थे। जबकि B.R. अम्बेडकर इस बात पर अड़ गए कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी को जो है अलग से आपके पास जो है पृथक निर्वाचन दिया गया है, तो ऐसे ही आपके पास जो है SC वर्ग को भी आपके दिया जाए, आरक्षित वर्ग को भी आपके दिया जाए। स्पेशली अनुसूचित जाति से संबंधित जो है अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे B.R. अम्बेडकर, जो कि आपके पास जो है गांधी जी मानने से इनकार कर देते। दोनों में मतभेद हो जाता है। मतभेद इतना बढ़ गया कि गांधी जी सेकेंड राउंड में से उठकर आपके पास भारत आ जाते हैं और भारत आने पर जो है एक बार फिर से गांधी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता हमें देखने को मिलता है। वो 1932 में आपके देखने को मिलता है, पूना समझौता। 26 सितंबर को हुआ था। अगर आपने याद रखना होगा तो आप वैसे ही याद रख लेना। 1932 में एक पूना समझौता आपके होता है, बाद में सहमति बन जाती है और अंबेडकर अपनी मांग से पीछे हट जाते हैं। ये अलग घटना है। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रथम राउंड में कॉन्फ्रेंस, सेकेंड और थर्ड, 3 ये राउंड में कॉन्फ्रेंस हुई। इन तीनों में आपके पास जो है रिपोर्ट पर चर्चा की गई, जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की थी। इस रिपोर्ट के ऊपर जो चर्चा करने के बाद लास्ट में हमें जो देखने को मिला, ये भारत शासन अधिनियम 1935 देखने को मिला। तो हम जो देखते हैं, हम जो पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, ये परिणाम रहा साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन आता है, अपनी रिपोर्ट सबमिट की जाती है। उस रिपोर्ट के लिए आपके पास जो है 3 दिन तक 3 आपके पास राउंड में कॉन्फ्रेंस आपकी की जाती है इंग्लैंड में। भारत के प्रतिनिधि इसमें बुलाए जाते हैं। भारत के अलग अलग पार्टियों के, गांवों के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें आपके भाग लेते हैं। हालांकि कांग्रेस एकमात्र जो है सेकेंड जो अधिवेशन था उसमें भाग लेती हैं। उसके अतिरिक्त आपके पास लगभग सभी इसमें जाते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम में। ये अधिनियम 1935 का ये कुछ घटना हमने यहाँ पर इससे संबंधित देखी जो भारत शासन अधिनियम आया। अभी तक हम सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, थोड़ा शॉर्टकट ले जाएंगे। फिर आता है 1947 भारत शासन अधिनियम, जिसमें 3 जून ये माउंटबेटन एक योजना आती है जिसके माध्यम से हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान नामक 2 अलग राष्ट्र आपके बन जाते हैं। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखते हैं जो कि हमें देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर लक्ष्मीकांत की बुक का पहला चैप्टर है। फिर आता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत का संविधान कैसे बना। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इस आधार पर पढ़ा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें, मैं सिर्फ ये वाला ढांचा आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जो आपके पास, जैसे भाग 1, जैसे पहले आपके नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको समझाया। फिर सेकंड आपके पास बुक का जो है आपके चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं सीधा बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, फैक्ट आपने खुद ढूंढने और इस पर डिटेल में चर्चा आपने खुद करनी, समझना आपने खुद है। मैं जस्ट आपके पास पॉइंट को लेकर आपके पास एक पूरी स्टोरी आपको समझा दूंगा ताकि इंटरेस्ट आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर बने। अगर पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो निस्संदेह आप इसको समझ पाए। दूसरा जो चैप्टर हमें देखने को मिलता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत का संविधान बना कैसे। 1935 में हमने देखा कि आपके पास भारत का संविधान बना, वो कैसे कैसे बना। उसके बाद भी आपके पास कुछ चीज़ें चली रही, जैसे कि आपके पास क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942 में। उसने कुछ रिकमेंडेशन रखी, लेकिन वो रिकमेंडेशन काम की नहीं आई।
उससे पहले आपके पास कुछ और घटनाएं मैं बताता हूं। भारत का जो संविधान बना वो ऐसा नहीं है कि आपके पास यहाँ पर सीधे संविधान आपके बनना शुरू हो गया। उसके लिए दो तीन चीजें आपके देखने को मिलती है। जैसे भारत के संविधान के विचार जो है कि भारत में एक संविधान होना चाहिए, और ये विचार पहली बार हमें देखने को मिला 1934 में। किसके मन में ये विचार आया था? एम एन रॉय। ये व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, एम एन रॉय के मन में ये विचार आपके पहली बार देखने को मिला। दूसरी अगर हम बात करें, फिर हमें कैबिनेट मिशन आपके पास देखने को मिलता है। कैबिनेट मिशन आपके पास 1942, माफ कीजिएगा, कैबिनेट मिशन तो 1946 आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आपके आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था, तो इसका नाम इसके कारण क्रिप्स मिशन पड़ा। इसने भारत में जो है संविधान बनाने संबंधी अपने कुछ सुझाव दिए, लेकिन इसका जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसका जो है बहिष्कार कर दिया, और अंततः क्या हुआ कि इसके ऊपर आपके बाद में किसी ने संज्ञान नहीं लिया। बाद में एक और बात प्रयास किया गया 1946 का। 1946 में आपके पास आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। इस कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिए कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए, और अंततः हम क्या देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन आपके किया जाता है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ प्रश्न आपसे पूछा जाता है। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूं, इसमें और भी कुछ एक तथ्य बीच में थे, मैं छोड़ रहा हूं उसको, ठीक है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि समय हमारे पास बहुत लिमिटेड रहेगा, या तो इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा, फिर आप उसको समझ पाएंगे अच्छे से। तो यहां पर 9 दिसंबर 1946 को हमें क्या देखने को मिला? फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग आपके पास किसकी हुई? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की पहली मीटिंग। अब 9 दिसंबर 1946 को होती है। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, पहली मीटिंग हुई। अब पहली मीटिंग में कौन कौन सदस्य थे, इनका डिवीजन आपके किया जाता है। तो यहां पर सीधे सीधे तौर पर इसमें कुल सदस्यों की संख्या आपसे पूछ ली जाती है कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 389। देख पा रहे हो आई होप? 389 कुल आपके सदस्यों की संख्या रहेगी, जिसमें से आपके पास 296 ये कहां से थे? ये ब्रिटिश प्रांत से थे। ब्रिटिश प्रांत आप ये मानकर चलिए जैसे वर्तमान में राज्य है, उस समय जो ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र में जो आपके थे उसको ब्रिटिश प्रांत आपके कहा जाता है। 93 आपके देसी रियासतों के लिए सीटें आवंटित की गई थी। उसमें देसी रियासतों के अंदर या तो राजा खुद आपके ज्वाइन करे इस असेंबली को, या फिर राजा अपना कोई प्रतिनिधि इसमें भेज सकता था। तो यहां पर आपके पास टोटल अगर देखें तो इन दोनों का टोटल आपके कितना होता है? 389 होता है। अब इसमें ध्यान से आप देखना, 296 को आपके पास फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया था। 294 प्लस कितना हो गया आपके पास? माफ कीजिएगा, ये आपके पास 292 होगा, 294 नहीं होगा, एक मिनट। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था, 292 प्लस 4। ये 292 कौन थी और ये 4 कौन थी? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। 292 की अगर मैं बात करूं, ये 11 गवर्नर प्रांतों से आपके ली गई थी, जबकि 4 की अगर मैं बात करूं, ये 4 आपके जो सीटें ली गई थी वो आपके पास मुख्य आयुक्त प्रांतों से ली गई थी। जैसे हमने ये बात की ब्रिटिश प्रांतों से, तो इसमें आपके पास ये अलग है 11 गवर्नर प्रांत, जबकि मुख्य आयुक्त प्रांत आप ये वर्तमान में समझ सकते हैं जैसे आपके पास भारत के यूटी है, उस तरह से आपके पास ये 4th है। और जैसे भारत में वर्तमान में राज्य हैं उसको आपके पास 11 गवर्नर प्रांत आपके मानकर चल सकते हैं। ये इस तरह से डिवाइड की गई थी। अब इसमें अगर आपके पास प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस को कितनी सीट्स आपके दी गई थी, एक बार मैं देख लेता हूं कि आप इसको देख पा रहे हो, विजिबल है आपके पास? हाँ, विजिबल है आपके पास। अगर हम बात करें यहां पर कि कितनी कांग्रेस को सीट दी गई थी और कितनी आपके पास मुस्लिम लीग को दी गई थी, तो यहां पर 296 को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 296 जो गवर्नर प्रांतों से, इसी में से डिवीजन आपके किया गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग को। कांग्रेस को जो सीटें आवंटित की गई थी 208 सीट थी, 208। जबकि अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग को जो सीट्स आपके दी गई थी वो 73 सीट्स आपके दी गई थी। इसके अलावा 15 सीट्स और रह जाती हैं, या 15 सीट एक एक दो दो आपके पास किसी ना किसी पार्टी को आवंटित की गई थी। इसको आप इंडिपेंडेंट मानकर चलिए, तब आपके लिए बेहतर इसको समझ आपकी होगी। अब इनको अगर आप प्लस कर देना तो तीनों को प्लस करने पर आपका 296 आपका बन जाएगा। तो इस तरह से जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को आपके यहां पर डिवाइड किया गया था।
अब जैसे ही भारत और पाकिस्तान का आपकी डिवीज़न होता है, वैसे ही आपके पास इसकी संख्या में परिवर्तन आ जाता है। स्वतंत्रता से पहले भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1947 से पहले भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389, जिनका अभी तक हमने क्या किया, जिनका हमने अभी डिवाइड किया। उसके बाद सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? 299। देख सकते हो आप स्क्रीन पर। अब इसमें वही वाली चीजें हैं। पहले 296 ब्रिटिश प्रांत के पास थी, अब यहां पर आपके पास 229 किसके पास होगी? ब्रिटिश प्रांत के पास। जबकि हम देखते हैं 93 पहले यहां पर थी, ये घटकर आपके पास कितनी रह गई? देसी रियासतों के पास कितनी रह गई? ओनली 70। इनको आपके प्लस करना तो कितना आ जाएगा? 299। यानी कि स्वतंत्रता से पहले भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या और स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुछ इस प्रकार आपके देखने को मिलती है। हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया जा रहा है, और संविधान सभा का जब गठन किया जाता है तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या से निस्संदेह आपके हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या पूछे जाते हैं? इनके सदस्यों की संख्या पहले कितनी थी, बाद में कितनी थी। एक ये वाली चीजें होगी। दूसरी हम इस बात पर आपके चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। पहली बैठक आपकी होती है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। एक चीज याद रखना, 9 दिसंबर को जो पहली बैठक होती है उसमें अध्यक्षता करते हैं अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये अस्थायी तौर पर इसलिए कहा गया क्योंकि अभी तक परमानेंट कोई आपके पास यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं चुना गया था। अब कोई भी आपकी असेंबली है, किसी ना किसी को आपके प्रेसिडेंट बनाना होगा, एक अध्यक्ष के तौर पर भूमिका किसी को निभानी होगी। तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर को जो पहली बैठक होती है 1946 है, ये भी आपने ध्यान रखना। 1946 को पहली बैठक हुई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष चुनेंगे अस्थायी तौर पर। यह प्रावधान जो हमें देखने को मिला, वर्तमान में अगर आप देखें तो फ्रांस में अभी भी यही सिस्टम चल रहा है। जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति होगा, सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होगा, या फिर हम कहें कि सबसे जो आपके पास बड़ा है उस असेंबली के अंदर या उस सभा के अंदर, उसको अध्यक्ष के तौर पर भूमिका दी जाती है फ्रांस में। फ्रांस की तर्ज पर भारत में भी यही आपके किया गया। और पहले जो भारतीय संविधान की बैठक होती है इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आपके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, पहली बैठक। सेकंड होती है 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में आप जानते हैं। एक और घटना आप याद रखेंगे, भारतीय संविधान सभा जब आपके बैठ रही थी या उस पर आपके पास जब चर्चा की जा रही थी तो उसमें भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे वो 2 आपके मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। एक तो भारत के लिए संविधान बनाना, दूसरा भारत के लिए जो आम कानून बनाना। तो यानी कि संविधान सभा के सदस्यों की बैठक 2 भागों में डिवाइड थी। एक आपके पास कुछ कार्य दिवस आपके आवंटित किए गए थे, वो संविधान निर्माण के लिए किए गए थे, जबकि कुछ कार्य आपके पास आम जो लोगों के लिए कानून बनाने संबंधी किए गए थे। तो एक विधायिका के रूप में कार्य करी थी संविधान सभा, और दूसरी संविधान सभा के रूप में। जब संविधान सभा के रूप में आपके कार्य कर रही थी संविधान सभा, तो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी ओर जब विधायिका के रूप में आपके पास भारतीय संविधान सभा जो है कार्य कर रही थी, आम लोगों के लिए कानून बनाना था, तो जीवी मावलंकर साहब उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। दोनों के अध्यक्ष आपके पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की कुछ एक समितियां थी, उन समितियों को जरूर आपने पढ़ना। सबसे महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति, जिसको आप ड्राफ्ट कमेटी कहते हो। प्रारूप किसी चीज का बनाना, किसी चीज का ड्राफ्ट आपके बनाना। तो ड्राफ्ट समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। इसके अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर। बड़ी महत्वपूर्ण समिति है ड्राफ्ट कमेटी को एक बार पढ़ना। इसमें कुल सदस्य 7 थे, 7 में से 2 सदस्य रिप्लेस हुए थे। वो 2 सदस्य कौन कौन से थे वो मैं बताने को बता दूं, लेकिन बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, तो उन दोनों को भी आपने देख लेना। इसके अलावा और समिति झंडा समिति है, इसके अलावा आपके पास जो है प्रांतीय संविधान समिति है, इसके अलावा और भी आपके कुछ समिति आपके देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपके पास संघीय समिति है, संघ शक्ति समिति है, बहुत सी समितियां आपके पास थी, इनको भी आपने देख लेना।
साथ में आप एक चीज और देखेंगे कि जब आपके पास भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, उससे पहले कुछ वाचन किया गया, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, इनको भी आपने जरूर देखना। अब मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 2 घंटे, याद रखना 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज 2 आवर इसमें लगे। और भारत का संविधान आपके बनकर तैयार कब होता है? 26 नवंबर 1949। इस दिन भारत के संविधान को एडॉप्ट किया गया। एडॉप्ट, लागू नहीं मैं कह रहा हूं, एडॉप्ट किया गया। जबकि भारतीय संविधान को लागू करने की जब बात आती है तो आप सभी को पता होगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वो लागू होता है। इससे पहले भारत के संविधान लागू होने से पहले कुछ आर्टिकल आपके तत्काल प्रभाव से लागू हो जाते हैं 26 नवंबर 1949 को। अब ये आर्टिकल कौन कौन से थे? जैसे प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपके आर्टिकल है, भारत के नागरिकता से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं, राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों से संबंधित आपके आर्टिकल है, भारत के निर्वाचन से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं। यहाँ पर ये सारे लागू हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दूं, निर्वाचन जो आयोग है वो आपके पहले लागू हो गया था। तो निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन की जब भी बात की जाती है तो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए भारत की निर्वाचन आयोग का गठन आपके कब किया गया, तो आपको पता होना चाहिए भारतीय निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950। जबकि भारत का संविधान तो 26 जनवरी को लागू होता है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन आपके बन गया था। नागरिकता की बात की जाए, भारतीय संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी हम बात करते हैं, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हम देखते हैं। उसमें भारत के नागरिकता संबंधी किस तरह से अर्हताएं आपके हैं, यानी कि किस तरह से भारत का नागरिक आप बन सकते हैं, किस तरह से भारत के नागरिकता से आप जो है हाथ धो बैठ सकते हैं, उन सभी चीज़ों के आपके पास चर्चा की गई है भारतीय संविधान के भाग 2 में। तो वो ऑटोमेटिकली आपके लागू हो जाता है। कब से? 26 नवंबर 1949 से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब राष्ट्रपति की बात की जाए, 24 जनवरी भारतीय संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को मान्यता दे दी। तो यहां पर आपके पास क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 के बीच में जो घटनाएं घटी है उन सभी से संबंधी जो आर्टिकल थे वो यहां पे आपके पास 26 नवंबर 1949 से आपके पास ऑटोमेटिकली लागू हो जाते हैं। तो भारत का संविधान भारतीय संविधान सभा की मेहनत से आपके बनता है। और इस तरह से हम देखते हैं 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 2 घंटे का समय भारतीय संविधान को बनने में लगा। ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। टोटल आपके पास यहाँ पर प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का जो संविधान है उसको बनने में जो है समय जो लगा वो कितना लगा और कब आपके ये लागू किया गया। तो लागू किया जाता है 10 जनवरी को सुबह 10:18 सुबह का समय था, मॉर्निंग के समय इसको लागू किया जाता है। अच्छा, प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत का संविधान जब आपके लागू हुआ इस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? टोटल हमारे पास सदस्य कितने रह गए थे? 299। इसमें से 284 मेंबर आपके पास इस पर हस्ताक्षर करते हैं और इनके हस्ताक्षर के बाद भारतीय संविधान आपके लागू हो जाता है। तो ये हमने चर्चा किसके के भारत के संविधान की, कि भारत का संविधान यानी कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हुई, कुछ जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था उतनी हमने चर्चा कर। बेसिक तो इसमें कंप्लीट आपका हो जाएगा, कुछ इसमें फैक्ट और भी आपको निसंदेह मिल गए होंगे। इसके अलावा अगला आपके पास जो यहाँ पर टॉपिक है वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जो है प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, साइलेंट फीचर आपके पास कौन कौन से हैं। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि आप सभी को बहुत सी चीजें इसमें पता है। जैसे भारत का संविधान सबसे लंबा और सबसे विस्तृत संविधान आपके माना जाता है पूरे विश्व में। इसके लिए संविधान के दार्शनिक भाग के रूप में हम जो डीपीएसपी है, जिसको आप क्या कहते हो? डीपीएसपी, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? भाग 4। डीपीएसपी पार्ट 4 में आपके पास इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। ये भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग आपके माना जाता है। इसके अलावा मौलिक अधिकार भी दार्शनिक भाग के रूप में आपके जाने जाते हैं, ये साइलेंट फीचर इसके हैं। इसके अलावा भारत के संविधान में किस देश से कौन सा उपबंध लिया गया है या किस देश के संविधान से कौन कौन सी चीजें उधार ली गई हैं, ऐसे भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मौलिक अधिकार की मैं बात करूं, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं।
वैसे ही आपके पास राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत है। अलग अलग देशों से बहुत सी चीजें, जैसे कि राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत डीपीएसपी की जो हम बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेख है। ये कहाँ से लेके हैं? ये आयरलैंड से ले गए हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कुछ आपातकाल संबंधी जो उपबंध हैं उनकी जब चर्चा की जाती हैं वो हमें कहाँ से? जापान से देखने को मिलते हैं। तो ऐसी चीजें आपके पास प्रश्न ये क्या है? ये सारे के सारे आपके पास जो है किसके अंदर आएंगे? भारतीय संविधान के साइलेंट फीचर के अंदर। इसके अलावा भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान में जैसे संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया है, ऐसे प्रश्न। भारत की जो प्रस्तावना है उसमें अखंडता जो आपके पास 3 शब्द जोड़े गए थे, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऐसे प्रश्न। ये सारी चीजें कहां पर आएगी? ये साइलेंट फीचर्स के अंदर आएगी। तो आपको ये वाली चीजें कवर करके चलनी है। अगले टॉपिक पर चलेंगे। ये कहां से संघीय शासन प्रणाली ली गई है, कहां से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, ऐसी ऐसी चीजें आपके पास जो है ये साइलेंट फीचर्स के अंदर आएगी। इसके ऊपर एक एक के ऊपर चर्चा करना पॉसिबल नहीं है। अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं? भारत की प्रस्तावना कहां से शुरू होती है? इसको हिंदी में ही कहता हूं, हम भारत के लोग से शुरू होती है। हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया से आपके भारत की प्रस्तावना शुरू होती है। भारत की प्रस्तावना के अंदर जो शब्द हैं उसका विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। इन शब्दों को मैं आपको बता देता हूं। मुझे लगता है कि आप इसको जो है लाइटली ले जाएंगे, और लाइटली अगर ले लिया तो निस्संदेह मैं ये भी कह सकता हूं कि फिर आपके लिए समस्या ये होगी कि आप इसकी गहनता समझ नहीं पाएंगे। जैसे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो बड़ी ज़्यादा जो है संक्षिप्त है, और उस संक्षिप्त के अंदर बहुत से शब्द आपके छुपे हुए हैं। जैसे कि कहाँ से शुरू होती हैं? पहली बात, हम भारत के लोग से शुरू होती हैं। इसके अंदर जो शब्द आपके लिखे गए हैं उसको ध्यान से आप देखना। इंग्लिश वाले आपके पास, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में देखना इसको। यहाँ पर आपके पास पहली तो मैं ये वाली बात कहूँ कि भारत की जो संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन हमें एक बार अभी तक देखने को मिल रहा है। कब देखने को हुआ था? 42 अमेंडमेंट हुआ था, ये 1976 में आपकी हुआ था। एक ही बार आज तक भारतीय संविधान जो प्रस्तावना है उसमें आपके पास संविधान संशोधन हुआ है। इससे पहले ना कभी हुआ है ना उसके बाद आज तक हुआ है, जब तक हम इस क्लास को देख रहे हैं। 2024 का एंड और 2025 के स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो अभी तक सिर्फ भारत की प्रस्तावना में एक बार आपके पास जो क्या है संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट आपके हुआ है। इसमें अगर आप देखिए तो समाजवादी शब्द का उल्लेख है, धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख है, लोकतांत्रिक जो आपके पास है, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। ऐसे नहीं पूछा जाता, प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है क्या गणराज्य शब्द का भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर उल्लेख है? तो गणराज्य का बिल्कुल उल्लेख है। तो हमें क्या करना होगा? हमें यह समझना होगा कि भारत की प्रस्तावना के अंदर जो जो अलग अलग वर्ड है, जैसे कि आपको अलग अलग वर्ड, प्रभुत्व का उल्लेख है, बिल्कुल है। इसके अलावा समाजवादी का है, बिल्कुल है। धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख है, बिल्कुल है। लोकतांत्रिक का है, बिल्कुल है। लोकतांत्रिक की जगह लोकतंत्र भी हो सकता है, तो दोनों का एक ही आप भावार्थ लेंगे। गणराज्य का आपके उल्लेख है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, बिल्कुल आपके उल्लेख है। सामाजिक रूप में सामाजिक का है, बिल्कुल है। आर्थिक का है, बिल्कुल है। राजनीतिक न्याय की बात की गई है, भारत की प्रस्तावना की गई है। विचार अभिव्यक्ति की बात की गई है, बिल्कुल की गई है। धर्म की बात की गई है, विश्वास और उपासना की बात की गई है। स्वतंत्रता शब्द का क्या उल्लेख दिखता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? बिल्कुल दिखता है। प्रतिष्ठा का दिखता है। अवसर की समानता की बात की गई है। साथ में आपके पास व्यक्ति की गरिमा से संबंधित क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है? बिल्कुल है। इसके अलावा राष्ट्र की एकता का उल्लेख है, अखंडता का उल्लेख आपके देखने को मिलता है। एकता और अखंडता दोनों अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। राष्ट्र की एकता संबंधी क्या उल्लेख है? बिल्कुल है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है बहुत ध्यान से देखना। ये एक एक शब्द आपके पास बहुत, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे तब इसको आप समझ पाएंगे कि यूजीसी नेट में अगर पॉलिटिकल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रस्तावना से कम 2 से प्रश्न आ जाते हैं, 2 से 3, और प्रश्न ऐसे ही आते हैं। प्रश्न ऐसे पूछा था क्या बंधुत्व शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है? बिल्कुल है। आप एक एक शब्दों को लेकर चले, पूरी प्रस्तावना नहीं पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन इन शब्दों को आप याद रखिए। एकता, अखंडता, राष्ट्र की बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, अभिव्यक्ति की बात की गई है, विचारों की बात की गई है, धर्म की बात की गई है, विश्वास की बात की गई है, आर्थिक समानता की बात की गई है, न्याय की हम बात करते हैं, इसमें राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सारी चीजें आपके पास यहाँ पर देखने को मिलती हैं। साथ में आपके पास दिनांक की बात की गई है कि भारतीय संविधान में जो आपके पास किस एक तिथि को अंकित किया गया है, 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की बात की गई है। ये आत्मार्पित शब्द भी आपके पास भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमें
देखने को मिलता है। तो भारत की जो प्रस्तावना जो आपकी ये आता है, तो यहाँ पर पूरी प्रस्तावना आपने पढ़ना, इसमें बहुत सी चीज़ें आपके पास हैं। इन शब्दों से प्रश्न बनते हैं। संप्रभुता का आपके उल्लेख है, बिल्कुल है। समाजवादी का उल्लेख है, धर्मनिरपेक्ष की बात की जाती है, लोकतांत्रिक की बात की गई है, गणतंत्र की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, और आपको मैं क्या क्या बताऊं, समानता की बात की गई है, बंधुत्व की बात की गई है। ये सारी आपकी जो चीज़ें हैं ये भारत की प्रस्तावना के अंदर आपके निहित है। इन शब्दों को विशेष तौर पर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हायर लेवल के एग्जाम में। तो प्रस्तावना को सिर्फ आप ये मानकर ना चले कि ये एक टॉपिक है प्रस्तावना, और प्रस्तावना आपने पढ़ ली और ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। प्रस्तावना में ये सारी चीज़ें आपके कवर होती हैं। चलिए वापस आते हैं, फिर देखते हैं आपके पास और क्या क्या चीज़ें आपकी रह गई हैं। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी। हमने देखा कि भारत का जो है संविधान कैसे बना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या था, ये चीज़ें अभी तक हमने की। अब आगे हम चर्चा करते हैं और यूनियन टेरिटरी के बारे में। वर्तमान में तो 8 है, इसके बारे में आपको पॉलिटी में क्या बताऊं। वर्तमान में 8 है, तो 8 आपके पास कौन कौन से राज्य हैं वो आपने देख लेना। अगर देखने हैं तो एक बार मैं देख लेता हूं, टॉपिक आपके मैं देख लेता हूं जो है, ताकि आपके लिए समस्या ना रहे। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो एटलीस्ट फिर आपको क्लास देखने के बाद रिवीजन आपका हो जाए, इस बात का मैं विशेष तौर पर ध्यान रखूँगा। चलिए बात कर रहे हैं हम यूनियन टेरिटरी के। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। तो यूनियन टेरिटरी आपके पास यूटी वर्तमान में 8 है। तो संघ की अगर हम बात करें तो वर्तमान में आपके पास 28 स्टेट है और 8 यूटी आपके पास है। अभी तो वर्तमान में यही स्थिति है जब तक हम इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाकी ये आपके पास ऊपर नीचे हो सकता है एक राज्य कोई घटा दिया जाए, हो सकता है कोई बढ़ा दिया जाए, हो सकता है यूटी में कोई बढ़ जाए, दोनों को मर्ज किया जाए, ऐसा भी हो सकता है, या किसी राज्य से एक और यूटी भी इसमें ऐड होना सकता है। तो ये उस करंट के हिसाब से आपने देख लेना जो उस समय वर्तमान में स्थिति होगी, जिस हिसाब से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके पास ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कब कब क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें आपके पास है। संघ शासित प्रदेश वर्तमान में 8 आपके पास है, ये चीज़ें आपके पास हो गई यहाँ से। फिर आपके पास आता है सिटीजनशिप। अगला जो टॉपिक है, अभी लक्ष्मीकांत की एक ही बुक की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मैंने राजेश मिश्रा तो आपके पकड़ी नहीं है। और दूसरी जो आपके पास है, जो पीजीडी के पेपर होते हैं उससे जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं पूरे देश भर में, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पॉलिटी के जो पेपर बनते हैं वो वाले नोट्स से अभी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। फिलहाल मैं लक्ष्मीकांत का बेसिक चीज़ें आपको कैसे आप एक बुक को पहले कवर करेंगे, फिर बाकी पर ध्यान देंगे। अगला जो इसमें आपके टॉपिक आता है वो आता है नागरिकता। इसको 6 टॉपिक में आपके पास इंक्लूड किया गया है भारतीय संविधान की। अगर हम बात करें लक्ष्मीकांत की, नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, भारतीय संविधान का पार्ट 2 में आपके पास ये आता है, जिसमें नागरिकता संबंधी आपके बात की गई है। आपके पास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सभी में अलग अलग तरह के अनुच्छेद आपके पास है, और अनुच्छेद को जाहिर सी बात है आपके साथ में डिस्कस नहीं कर सकता। फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, मौलिक अधिकार की बात करें, तो कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख है। दार्शनिक भाग के रूप में भी इसको माना जाता है। दार्शनिक भाग डीपीएसपी भी है और ये भी आपके माना जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में एक राजप्रपत्र हुआ करता था जो कि सामंतों को अधिकार से संबंधित आपके देखने को मिलता है। तो उस अधिकार प्रपत्र के रूप में अगर हम देखें तो अधिकारों की जब भी बात की जाती है तो भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको यूएसए के संविधान से एडॉप्ट किया गया था। पहले इसमें अगर हम देखें तो पहले आपके पास जो है 7 तरह की आपके पास फंडामेंटल राइट्स आपके दिए गए थे, लेकिन बाद में आपके पास संपत्ति का जो अधिकार है 44 अमेंडमेंट 1978, इसके द्वारा इसको विड्रॉ किया गया और इस संपत्ति के अधिकार को आपके पास आर्टिकल 300A में डाला गया। और इस 300A में डालने से पहले जब हम देखते हैं तो ये आर्टिकल 31 में था संपत्ति का, राइट टू प्रॉपर्टी, और 19F, ये दोनों आपके सस्पेंड हुए हैं। किसके माध्यम से? 44 अमेंडमेंट 1978 में जो अमेंडमेंट हुआ था इसके माध्यम से, और बाद में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300A में। ये वाली चीजें पार्ट 3 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित। साथ में एक और बात याद रखनी, भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। अच्छा, एक और चीजें हैं, जैसे हमने देखा कि आपके पास आर्टिकल 31 आपके निरस्त हुआ और 19F भी हुआ।
आर्टिकल 19 में आपके पास 7 तरह की स्वतंत्रताएं पहले थी। जब इसको सस्पेंड किया गया तो वर्तमान में 6 तरह की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान के, जो अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करें जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 का आपके पास ये हिस्सा है, इसमें वर्तमान में 6 तरह की स्वतंत्रताएं आपके हैं और भारतीय संविधान में भी वर्तमान में 6 तरह की स्वतंत्रता है। पहले भारतीय संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रताएं आपको दी गई थी, माफ कीजिएगा, पहले 7 ये दी गई थी और वर्तमान में कितनी है? 6 है। मौलिक अधिकार पहले 7 दिए गए थे, वर्तमान में कितने? वर्तमान में 6 हैं। तो इन चीज़ों को आप समझे। अभी तो शॉर्टकट में इतना ही आपको मैं समझा सकता हूँ भारत में जो मौलिक अधिकार के बारे में। एक मौलिक अधिकार इसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। इस अमेंडमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं राइट टू एजुकेशन को भारतीय संविधान में आपके जोड़ा गया है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला टॉपिक है डीपीएसपी के बारे में। अब डीपीएसपी वही वाली बात है, भारतीय संविधान के भाग 4 पार्ट 4 में आता है। राज्य का नीति निदेशक के रूप में लिया जाता है, आयरलैंड से ये लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से इसको अडॉप्ट किया गया है भारत के संविधान के अंदर। एक चीज और हम देखते हैं यहाँ पर, डीपीएसपी जो आपके पास है ये आपके पास एक गाइड के रूप में कार्य करते हैं। दार्शनिक भाग है, दार्शनिक भाग का मतलब है कि हमें ये बताते हैं कि आने वाले समय में अगर भारत की स्थिति कुछ ऐसी होगी तो राज्य अपने अनुसार कैसे कैसे काम कर सकता है, कौन कौन सी चीजें आपके इंप्लीमेंट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आर्टिकल 40 ये डीपीएसपी के अंदर आता है, सभी को पता है आर्टिकल 40 आपके पास, या इसको डीपीएसपी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास जो है डीपीएसपी पार्ट 4 में आपके आता है। तो हम देखते हैं कि 12 से लेकर 35 तक आपके पार्ट 3 है और 36 से लेकर 51 तक आपके पास क्या है? पार्ट 4 आपके आते हैं। तो 36 से लेकर 51 के बीच में जितने भी आर्टिकल है ये सारे किस में आते हैं? डीपीएसपी में आते हैं, डायरेक्ट टू राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में आते हैं, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आपके आते हैं। तो हम आर्टिकल 40 की जब बात करते हैं तो आर्टिकल 40 डीपीएसपी हुआ करता था, जो कि हम देखें तो महात्मा गांधी जो आपके पास है, महात्मा गांधी भी आपके पास जो है इस बात के पक्ष में थे कि आपके पास आर्टिकल जो 40 है उसको इंप्लीमेंट किया जाए। आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, कि ग्राम के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए ताकि आपके पास जो है गांवों का विकास हो। अगर गांवों का विकास होगा तो अपने आप शहर आपके पास विकसित होते चले जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट गांधी जी का था। अब आर्टिकल 40 को जो आधार बनाकर हम देखते हैं कि 1959 में राजस्थान पहला ऐसा जिला बना जिसने क्या किया, अपने राज्य के अंदर जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नागौर जिले में पंचायती राज को शुरू किया। बाद में हालांकि इसमें आंध्र प्रदेश भी आता है, बाद में और भी जिले इसमें और भी राज्य इसमें जो है सम्मिलित होते जाते हैं जिन्होंने पंचायती राज को आपके अपनाया। तो ये डीपीएसपी का भाग थे। डीपीएसपी के लिए आप किसी भी तरह से कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि आप अपने राज्य के खिलाफ आपके पास कोर्ट में आप याचिका दायर कर दें कि हमें जो है हमारे ये वाले अधिकार आपके नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि आपके पास डीपीएसपी में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये राज्य पर निर्भर करेगा। जैसे कि 1959 में राजस्थान सरकार ने ये डिसाइड किया कि हमें जो पंचायती राज शुरू करना चाहिए। और जब हम आधार बनाने की बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिला? 73rd अमेंडमेंट 1992 में 73rd अमेंडमेंट आया। इस अमेंडमेंट की अगर हम बात करें लागू किया गया 1993 से। इसके माध्यम से पंचायती राज आपके पास भारत में पूरे देश भर के लिए आपके पास जो है एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी के रूप में इसको आपके पास रखा गया। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाद में इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले आपकी ये नहीं थी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो डीपीएसपी की हमने ये वाले कुछ हमने बात की। अगला टॉपिक है आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आपके पास भारतीय संविधान की भाग 4A पार्ट 4A में आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A। अब यहां पर मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं और उससे लिए गए हैं। पहले मौलिक कर्तव्य मूल रूप से कितने थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। याद रखना आपने, जब 86 अमेंडमेंट हुआ था उसके माध्यम से आपके पास ये 11वां तक जो आपके पास मौलिक कर्तव्य है, जिसमें अभिभावक वर्ग और जो माता पिता हैं उनका ये दायित्व होगा कि अपने जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के सुनिश्चित अवसर प्रदान करें। ये हमें देखने को मिला किसके अंदर? पार्ट 4 के अंदर। अब पार्ट 4 है आपके पास मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य क्या है? आपका मौलिक कर्तव्य पढ़ाई की जाए। जैसे देश के नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। आपका ये मौलिक कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति का आप ध्यान रखें,
ये सारे मौलिक कर्तव्य आपके पास हैं। तो ऐसे ही आपके पास 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है भारतीय संविधान में। और यहाँ पर एक आपके पास 11 जो आपके इम्प्लीमेंट किया गया 86 अमेंडमेंट 2002 के अंतर्गत हमें ये देखने को मिला, जिसमें माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी के बारे में चर्चा की गई है। तो ये मौलिक कर्तव्य आपके भारतीय संविधान में रूस से आपके पास इसको अडॉप्ट किया गया है। जो पहले आपके पास यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत संघ के रूप में हम इसको जानते हैं। 2 महाशक्तियां थी, एक सोवियत संघ थी, दूसरी आपके पास जो है संयुक्त राज्य अमेरिका आपकी हुआ करती थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला टॉपिक है अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में आपके पास संशोधन जो हुए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में संशोधन की अगर मैं बात करूं तो बहुत से संशोधन आपके भारतीय संविधान में हुए हैं, जिसमें से आपके पास जो है संविधान संशोधन का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख है, जो कि भाग 20 में आता है। इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट संविधान संशोधन। संविधान संशोधन बहुत से आपके हुए हैं। आपको कौन कौन से याद रखने हैं वो मैं एक क्लू देता हूं। आपको याद रखना है फर्स्ट 1951 में हुआ है। अच्छा, ये ईयर आपने खुद देख लेना। 7th आपने याद रखना, आपने 11th याद रखना, 36 आपने याद रखना, 42 आपने याद रखना, 44 याद रखना, 86 आपने याद रखना, 91 आपने याद रखना, और 101 और 102। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कम से कम याद रखना कि किससे संबंधित कौन कौन से थे। बस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इतने आपको आगे तो काम चल पड़ेगा आपका पॉलिटी का। बाकी आपके पास नज़र आप सभी पर आप जरूर लगाइएगा कि कौन कौन से अमेंडमेंट आपके पास कब कब हुए हैं और ये किससे संबंधित हैं। इसके ऊपर मैं चर्चा कर सकता हूँ, समय की थोड़ी सी शॉर्टेज आपके पास रहेगी तो उस करके इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। फिर आता है आपके पास भाग 1 के अंदर हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास मूल संरचना के बारे में बात की गई है, किस तरह से पहले कितना था, मूल रूप से भारतीय संविधान के अंदर कितने आर्टिकल थे, कितने भाग थे, कितने आपके पास अनुच्छेद थे, वो वाला है बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट। वर्तमान में आपके पास 460 प्लस आर्टिकल, 12 शेड्यूल है और आपके पास 25 पार्ट है। बस ये वाला है बेसिक स्ट्रक्चर और इसमें कुछ नहीं है। ये आपको बताने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। फिर आपके पास भाग 1 हमारा ये इंडियन जो पॉलिटी है लक्ष्मीकांत की, ये हमारा यहीं पर आपके पास कंप्लीट होता है। और मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी आपके पास भाग 1 हमने आज कंप्लीट कर दिया लक्ष्मीकांत का। पार्ट 2 में इसका लेकर आता हूँ आपके लिए जल्दी, ठीक है, उसका आप वेट करेंगे पार्ट 2 का। तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं पॉलिटी का जो है एक स्टोरी के रूप में आपने समझने का प्रयास किया। ये बेसिक चीज़ें आपकी थी, इसमें रिवीजन भी आपका हो गया, उम्मीद मैं कर रहा हूँ। अगर आपके पास स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि कैसे आप पॉलिटी को रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ। हाँ, इसके ऊपर हम ज़रूर चर्चा हम करेंगे, लेकिन हम उसकी क्लास में करेंगे, स्पेसिफिक क्लास के अंदर करेंगे। अभी तो आपके पास ये बेसिक चीज़ें आपकी थी। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो पार्ट 2 के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे लगा पार्ट 2 की डिमांड आपके पास बहुत से स्टूडेंट कर रहे हैं तो निस्संदेह आपके लिए पार्ट 2 एज सून एज पॉसिबल आपके लिए लेकर आऊँगा। बाकी अदर सब्जेक्ट की अलग अलग डेमो की वीडियोज़ आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। आप चाहे तो यहाँ पर मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर।